हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम करेंगे एमटीपी के कुछ 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थोड़े से अलग हैं, कंसेप्ट नए हैं और क्वेश्चंस नए तरीके के फ्रेम हुए हैं। ये वीडियो इस तरीके से बनाई गई है कि एमटीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिना देखे आपको नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। तो लेट्स जंप विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर ए था जो कि ऑफरेंस चला रहा था और मिस्टर एस एक पर्सन था, उसने ऑफरेंस को डोनेट करने का वादा किया 2 लाख रुपए। लेट्स यहाँ पे एक्स है, एक्स ने किसी अनाथ आश्रम को 2 लाख रुपए डोनेट करने का वादा किया और इसके बिलीफ पे जो अनाथ आश्रम का जो भी हमारा हेड था उसने 1.5 लाख एक बच्चे के कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर लगा दिए और बाद में एक्स ने डिनाई कर दिया कि मैं तो जो चैरिटी मैंने बोली थी ना डोनेट करूंगा वो मैं आपको अब नहीं दे रहा। तो बताओ क्या वाई जो ऑफरेंस का हेड है वो एक्स को शू कर सकता है नहीं कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। बट इसमें प्रोविजन कौन सा आएगा? प्रोविजन इसमें आएगा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का चैरिटी। उसमें हमारा ये था कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, पर अगर चैरिटी का केस है तो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माना जाएगा। तो इस केस में भी वही आएगा। चैरिटी है कि उसने वादा किया था बट उसने चैरिटी का वादा कर लिया और आगे उसने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया फर्दर उस बेस पे, तो उसको वो पैसे बेयर करने पड़ेंगे। तो जो 1.5 लाख उसके बिलीफ पे उस कॉन्फ्रेंस के हेड ने डील किए थे और कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उसको रिवर्स करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंड द नोटिस ऑफ डिस्कनेक्शन इफ इट इज नॉट पेड विद इन वीक देन इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट डाउन। इसमें ये बात थी कि एक पर्सन था लैंडलॉर्ड, उसने अपना घर किसी को रेंट पे दे दिया था, राइट? अब घर रेंट पे दे दिया, अब हुआ क्या, उसने कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले टेनेंट के पास आए, टेनेंट को क्या बोलते हैं, तो अपना बिल पे करो पूरा, फिर हम आपका कनेक्शन काट देंगे। अब यार टेनेंट है, अब नया नया वो आया है वहां पे, खाली थोड़ा ना करेगा। अब उसने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे सारा बिल पे कर दिया, पिछला भी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है इसमें कि वो टेन लैंडलॉर्ड से वो पैसा रिकवर कर सकता है नहीं कर सकता है? डेफिनेटली यस कर सकता है। सब प्रोविजन कौन सा आएगा? दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। दोनों पॉइंट आप इसमें डालोगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट भी डालोगे और इसमें पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का भी डालोगे। अगर किसी ने किसी के बिहाफ पे पेमेंट करी है जो और कोई पे करने के लिए ओब्लाइज था तो वहां से वो रिकवर कर सकता है। ओके, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इस एमटीपी में, दैट इज डोरमेंट कंपनी का। डोरमेंट कंपनी का क्या क्वेश्चन है इसमें? अब पिछले दो, मतलब एक कंपनी है जो अगले 2 साल बाद उसको कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए वो इनकॉर्पोरेट हुई है, बट मीनवाइल उसने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी, बस 1 करोड़ की डाउन पेमेंट करके प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो बताओ ये डोरमेंट कंपनी है या नहीं है? हमारी डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको याद होगी, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस थी। अब उसमें पॉइंट ये किया था स्टेटमेंट में कि अगर पिछले 2 साल में हमने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है तो वहां पे डोरमेंट कंपनी का वो क्लेम कर सकती है। और कुछ 4 या 5 पॉइंट थी जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में नहीं आते, जैसे पेमेंट ऑफ आरओसी फीस, रेंटल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर ये करे हैं तो ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इनके अलावा कुछ भी किया है तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। तो 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी परचेज या फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए लिए हैं उसने, तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, और है तो फिर डोरमेंट नहीं बन सकती। तो इसलिए ये कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें डोरमेंट कंपनी का पूरा लिख के आओगे और फिर लिखोगे हेंस द कंपनी इज नॉट डोरमेंट कंपनी एज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हैज बीन इंकर्ड इन द प्रीवियस 2 years। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसमें पता है क्या था? अब एक लेडी के पास एक टू व्हीलर था, सुनो मेरी बात एक बार। अब उस लेडी ने वो टू व्हीलर सोनी को सेंड कर दिया और प्राइस जो प्रिया का फादर डिसाइड करेगा ना वो प्राइस पे होगा। अब प्रिया के फादर ने प्राइस पे करने से मना कर, देखो हुआ क्या इसमें। लेट्स यहाँ पे एक प्रिया थी, यहाँ पे एक सोनी थी, इसके पास टू व्हीलर था। अब ये टू व्हीलर इसने इसको डिलीवर कर दिया और बोला कि जो प्राइस प्रिया का फादर डिसाइड करेगा ना वो इसको पे करना पड़ेगा, और इसको उसकी चाबी भी डिलीवर कर दी थी। अब ये बताओ, ये डिलीवर हो गई, मतलब गुड्स डिलीवर हो गए। अब प्रिया के फादर ने प्राइस डिटरमाइन करने से मना कर दिया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। कैसे प्राइस पता चल सकता है? थर्ड पार्टी की वैल्यूएशन से भी चल सकता है, बट अगर गुड्स ट्रांसफर हो गए हों और वैल्यू डिटरमाइन ना हो पाई हो तो इसको रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब चाबी ट्रांसफर कर दी थी और प्रिया के फादर ने प्राइस पता लगाने से मना कर दिया, तो बताओ यहाँ पे सोनी से वो कार या टू व्हीलर वापस ले सकती है नहीं ले सकते? नो, नहीं ले सकती, क्योंकि की डिलीवर ऑलरेडी हो चुकी है, इसको रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, क्या की अगर डिलीवर ना करी हो तो क्या फिर वो रिकवर कर सकती है? यस, फिर रिकवर कर सकती है। रिकवर तो क्या, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा।
बस ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बस देख लेना इसको। अब आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, जस्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको वो मतलब ग्रैब करना है। क्वेश्चंस आपको दोबारा से करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, इसको ध्यान से सुन लेना, बस इसमें से कोई प्रोविजन आए तो आप अप्लाई कर देना। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें पॉइंट ये था, 3 पार्टनर्स थे पी, क्यू, आर, ओके, जो 12 साल से अपना बिज़नेस चला रहे थे। अब जो क्यू और आर है ना, वो बिज़नेस को बंद करना चाह रहे हैं और पी चलाना चाह रहा है। तो अब पॉइंट ये है, क्या पी अकेला बिज़नेस चला सकता है? इसमें आंसर ये दिया हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं दे रखा है, तो पी आगे चला सकता है। और क्यू और आर के पास क्या ऑप्शन है? क्यू और आर के पास ऑप्शन है कि अगर उनको बिज़नेस बंद भी करना है, तो ये तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर लें, या कोई पार्टनर एग्री नहीं कर रहा है, तो फिर वो कोर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन देखना चाहोगे क्वेश्चन? मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड का एक और क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। ये रहा देखो, तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि डिसॉल्व हो सकता है, एग्रीमेंट से भी हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो सकता है। अगर पी इंसिस्ट करना चाह रहे कंटिन्यूएशन के लिए तो वो कर सकता है, अगर एग्रीमेंट में कुछ अदरवाइज प्रोवाइड नहीं कर रखा। क्यू और आर के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर पी एग्री नहीं करता म्यूचुअल एग्रीमेंट से तो कोर्ट की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये हमारा था एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड देन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे ए एंड बी, अब यहाँ पे मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये यहाँ पे ए एंड बी थे, ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे। यहाँ पे जो ए था ना, वो स्लीपिंग पार्टनर था और बी एक्टिव पार्टनर था। यहाँ पे बी ने किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी, ओके, और उससे बी की लायबिलिटी इंकर हो गई, और ए ने कहा कि मैं तो स्लीपिंग हूँ, तो मैं इस लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं रहूंगा। बताओ ए का कंटेंशन सही है या गलत है? स्लीपिंग पार्टनर है, जो कि सिर्फ अमाउंट लेंड करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, बट लॉस और प्रॉफिट में लायबल होता है वो, तो यहाँ पे भी इस लायबिलिटी के लिए ए भी लायबल होगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि वो स्लीपिंग पार्टनर है तो उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, वो अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे ध्यान में रखना, ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। उसके बाद हमारे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड में इन लोगों ने होल्ड कर रखा है, तो बताओ एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या थी? अगर सीजी ने, एसजी ने, आई एम सॉरी, सीजी ने, एसजी ने, ये दोनों के कॉम्बिनेशन ने किसी भी कंपनी में 51% कम से कम होल्ड कर रखा है, तो वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, राइट? अब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना होल्ड करते हैं? 20%। तमिलनाडु और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है तो 10 एंड 10। तो गवर्नमेंट ने कितना होल्ड कर रखा है? 20 प्लस 10 प्लस 10। और ये तो लाइफ इंश्योरेंस पब्लिक कंपनी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था कि पब्लिक कंपनी की होल्डिंग जाती है। और ये एबीसी कंपनी जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी, मतलब एबीसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, उसने इसमें 15% होल्ड कर रखा है। क्या 51% वो काउंट करेंगे हम? नहीं, ये काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम लॉजिक आपको भी समझाता हूँ 1 मिनट में। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारा कोई गवर्नमेंट कंपनी है, लेट्स से एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर इसने ए बी सी में 50% होल्ड कर रखा है, तो ये हमारी हो गई होल्डिंग, ये हमारी हो गई सब्सिडरी। और मैंने आपको क्या बताया था? सब्सिडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी ने 50% होल्ड कर रखा है ना, तो ये वो गवर्नमेंट मानी जाएगी, बट इसने तो कितना होल्ड करके सिर्फ 15%, तो ये इसमें काउंट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हुआ? 40% की होल्डिंग है, और 40% की होल्डिंग में कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो ही नहीं रहा है, हेंस दिस कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। आप ध्यान में रखना, ओके। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आने की बहुत ज्यादा संभावना है इसमें। इसमें रामा डायरेक्ट श्याम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे रामा है, नाम डिफरेंस हो सकते हैं, बट जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो समझना एक बार। रामा है, श्यामा है, श्यामा रामा का एजेंट है, ओके। इसने इसको 5 लैपटॉप, 15 लैपटॉप सेल करने के लिए दिए, और बोले कि 10% सेल प्राइस पे आपको हम कमीशन भी देंगे। अब शाम के पास 50 लैपटॉप आ गए, ओके। अब रामा ने सोचा कि कल को ना शायद लैपटॉप का प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो मुझे शाम से वो अथॉरिटी रिवोक करनी चाहिए, और इसने एक लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी डाल दिया, ठीक है। बट अभी तक शाम को पहुंचना, लेट्स से इसने वो डाला 1 4 10 को, और शाम को वो पहुंचा कब? 15 5 10 को। आया समझ में? अब मान लो लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंचा कब? इतना। और उसने सेल कब कर दी? उसने 5 लैपटॉप की बीच में सेल कर दी इनटू 10 लाख। 1 लाख रुपए एक लैपटॉप के इक्वल टू 5 लाख रुपए की उसने सेल कर दी।
ठीक है? बट मुद्दा हमारा ये नहीं कि इसमें करा, इसमें करा, मतलब मुद्दा मेरा ये है कि एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करना चाह रहा था प्रिंसिपल, बट रिवोकेशन लेटर अभी तक एजेंट को पहुंचा नहीं, मतलब प्रिंसिपल ने तो डाल दिया बट एजेंट को नहीं पहुंचा, तो क्या वो रिवोकेशन लेटर सही माना जाएगा? नहीं। जब थर्ड पार्टी की नॉलेज में आ जाएगा तभी वो रिवोकेशन लेटर पूरा माना जाएगा, अदरवाइज पूरा नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो शाम ने सेल करी है वैलिड है नहीं वैलिड है? आप ये बताओ, क्या शाम को लेटर ऑफ अथॉरिटी या फिर लेटर ऑफ रिवोकेशन मिला था? नहीं मिला था। बिफोर रिसीविंग देखो दिया गया, बिफोर रिसीविंग उसको नहीं मिला था ये। तो बताओ अथॉरिटी रिवोक होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सेल वैलिड मानी जाएगी और 5 लाख के लिए की सेल के लिए जो राम है वो लायबल होगा। और शाम के पास क्या कोई राइट है? यस राइट है। 5 लाख का कमीशन, 5 लाख पे 10% का कमीशन वो ले सकता है, समझे? बस 10% की जगह यहाँ पे 11% और नाम मैरी कर सकते हैं। मैंने आप ये मैं करेक्ट से बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करी है बट एजेंट तक अभी तक रिवोकेशन लेटर पहुंचा नहीं है, तो क्या वो अथॉरिटी रिवोक मानी जाएगी? हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं, वो अथॉरिटी रिवोक नहीं मानी जाएगी। अथॉरिटी रिवोक जब मानी जाएगी जब वो उसको पहुंच जाएगा, समझे? और यहाँ पे पहुंचा नहीं था, इसलिए जो भी काम एजेंट ने किया है वो वैलिड माना जाएगा, समझे? ये सेम है बिल्कुल, मतलब आसान है, कर लेना आप लोग। ये भी आप लोग कर लोगे। जैसे इसमें कुछ गुड्स थे जो रास्ते में थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया था, क्या वो स्टॉपेज अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल यस कर सकता है। उसके बाद इसमें ये पॉइंट था, जैसे मैंने आपको एक बात बताया था, लेट्स से एक्स ने कोई बिल मतलब ड्रॉ किया और वाई के ऊपर ड्रॉ किया, ओके, बट इंडोर्स करने से पहले, डिलीवर करने से पहले एक्स मर गया, बट जो इसका जो बेटा था जेड, उसने वो गुड्स या फिर वो लेटर इसको डिलीवर कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको डिलीवर कर दिया। तो बताओ ये वैलिड है इनवैलिड है? मैंने आपको क्या बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी क्या होती है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो रिटर्न डाउन भी होना चाहिए और सामने वाले को इंडोर्स मतलब डिलीवर भी होना चाहिए। बट डिलीवरी से पहले और ड्रोन के बाद अगर वो मर गया है, डेथ हो गई है, तो उसके लीगल हायर के पास कोई भी राइट नहीं है, वो उसको डिलीवर करने का राइट नहीं है। तो इसमें यही था कि गगन की डेथ हो गई जिसने वो ड्रॉ किया था, ओके, और जो हमारा उसका बेटा था अंकित, उसने आगे वो डिलीवर कर दिया। तो बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी में क्या जो पर्सन था आकाश जिसको डिलीवर किया था वो पेमेंट एनफोर्स कर सकता है नहीं कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि डिलीवरी पूरी हुई नहीं, डिलीवरी वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसका क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको, याद रखना इस कंसेप्ट को। उसके बाद अभी ये हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो बिल है वो इनलैंड है या फॉरेन है। अब अगर इंडियन कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, मनीष रेजिडेंट ऑफ इंडिया में, हमने क्या पढ़ा था कि वो ड्रॉ कहाँ पे? इंडिया में। पेबल कहीं पे भी हो तो वो इनलैंड माना जाएगा। तो इंडिया में ड्रॉ हुआ है, आगे कंडीशन हमें देखनी नहीं है, बस लिख के आनी है इनलैंड की, तो ये हमारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे एमटीपी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको देखने ही देखने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बट एक क्वेश्चन और था एमटीपी 1 में जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। लेट्स से कंपनी थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ओके, उसमें ये पार्ट था कि 1 लाख तक का वो आगे लोन दे सकते हैं, ओके, या फिर लोन ले सकते हैं, वो लेने का था। बट उसका एक डायरेक्टर था जिसने 3 लाख रुपए का लोन ले लिया टोटल, ओके। अब बताना है कि ये एक्ट जो एमओए के बाहर है, अल्ट्रा वायरस है या नहीं? देखो अल्ट्रा वायरस तो है, ये अल्ट्रा वायरस तो है, ये बियॉन्ड द पावर, बट कौन से एक्ट के लिए? 1 लाख से ज्यादा के लिए, समझे? तब क्या बोलोगे? 1 लाख के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है बट 2 लाख के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट उसमें एक पॉइंट और था कि अगर मान लो 2 लाख जो बचे हुए हैं जो बियॉन्ड द पावर वाले थे, उसमें से 50,000 कंपनी ने यूज कर लिए, 50,000 कंपनी ने यूज कर लिए, तो क्या कंपनी लाइबल है? बिल्कुल है। मतलब मुझे आपको ये बताना है, सुनो, क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं बट कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्या कंसेप्ट आपका? अगर मान लो एमओए के बाहर जाके कोई एक्ट था और एमओए के बाहर जाके एक्ट करके उसने कोई पैसा ले लिया और वो बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में लगा दिया, वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, बिजनेस के आगे बढ़ाने में लगा दिया, तो क्या कंपनी उसको पे करने के लिए लाइबल होगी? बिल्कुल वैलिड होगी और डीम्ड वैलिड ये मान लिया जाएगा क्योंकि उसने अपने पर्पस के लिए वो यूज कर लिया है। ओके, सो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। बाय बाय।